अगस्त प्रस्ताव पढ़ा था। कल थोड़ी सी लेट हुई थी क्लास, ठीक है, कल थोड़ी सी लेट थी। कुछ बच्चों ने हो सकता है मिस की हो, नहीं देखी हो क्लास, तो देख लेना। कल की क्लास में हमने जो पढ़ा था ना, आज वाला और कल वाले को हम थोड़ा सा लास्ट में रिवीजन कर लेंगे एक साथ में, तो आप लोगों को समझना इजी हो जाएगा। अभी केवल इतना देख लो कि आपके हमने कल 2-3 पॉइंट डिस्कस किए थे, उसमें मैंने आपको एक बात ये बताई थी जो सबसे इंपॉर्टेंट थी। क्यों? क्योंकि आपके भारत में अगस्त प्रस्ताव आना, क्रिप्स मिशन आना, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होना, इन सब के पीछे इकलौता कारण था, और वो कारण क्या था बच्चों? दूसरा विश्व युद्ध। इकलौता कारण क्या था? दूसरा विश्व युद्ध। ठीक है, तो दूसरा जो विश्व युद्ध था वो आपकी 1939 से शुरू होता है, 45 तक चलता है। अब हुआ क्या था? दूसरा विश्व युद्ध चला, और दूसरे विश्व युद्ध के अंदर अंग्रेजों को, जब ब्रिटेन को जब भारतीयों के सपोर्ट की, सहायता की आवश्यकता पड़ी, भाई हमारे सैनिकों को तो भेज ही दिया, इसके अलावा और भाई तो मतलब भारत से सपोर्ट की या सहयोग की आवश्यकता पड़ी कि भारत में एक तो शांति बनी रहे और भारत से हमें सहयोग मिलता रहे, क्योंकि ब्रिटेन का ये क्या है? उपनिवेश। क्या है? उपनिवेश। और अगर उपनिवेश में शांति नहीं रहेगी, अगर उपनिवेश से सहायता नहीं मिलेगी, तो ब्रिटेन एक तो वैसे ही कमजोर पड़ रही थी और कमजोर हो जाती। तो ब्रिटेन ने क्या किया? सहायता में शांति बनी रहे और सहयोग मिले, इसलिए ब्रिटेन ने कोशिश की भारत में अगस्त प्रस्ताव भेजने की। ठीक है, कोशिश तो क्या की? अगस्त प्रस्ताव तो भेज ही दिया था। अगस्त प्रस्ताव आपके पास आता है अगस्त 1940 में। अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया, और इस अगस्त प्रस्ताव में जो प्रावधान थे मैंने आपको कल पढ़ाए थे अच्छे से। मुख्यतः अगर बात करें तो डोमिनियन स्टेटस की इसने बात की थी कि डोमिनियन स्टेटस आपको दिया जाएगा। स्टेटस भी मिल जाता है कई जगह, स्टेटस भी मिल जाता है, मतलब उपनिवेश आप बने रहोगे, डोमिनेंट स्टेटस का आपको दर्जा मिलेगा। मैंने आपको पहले क्लास में समझाया था डोमिनेंट स्टेटस जो है वो क्या होता है, अच्छे से समझाया था। दूसरा अगर हम बात करें तो इन्होंने एक बात कही थी कि आपके यहाँ अल्पसंख्यकों, कोई भी कानून बनाओगे अल्पसंख्यकों की अनुमति आपको लेनी पड़ेगी। एक बात मैंने कही थी क्या? संविधान निर्माण को लेकर, कि संविधान निर्माण मतलब प्रतिनिधित्वपूर्ण संविधान सभा की स्थापना की जाएगी, मतलब भारतीय जो होंगे वो अपने संविधान सभा का निर्माण कर सकते हैं। इसके साथ मैंने कुछ और पॉइंट भी बताए थे, जैसे कि युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी, जिसमें भारतीयों से युद्ध के संबंध में सलाह ली जाएगी। एक और बात मैंने आपको बताई थी कि वायसराय की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार किया जाएगा, और जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है उसमें विस्तार करके और भारतीयों को जोड़ा जाएगा। ये सारी बात हमने कल पढ़ी थी, ये अगस्त प्रस्ताव में आई थी। इन बातों से न तो कांग्रेस खुश थी, कांग्रेस जो थी वो भी खुश नहीं थी। क्यों नहीं थी कांग्रेस खुश? क्योंकि डोमिनियन स्टेटस भाई 1928 में मांगा था डोमिनियन, उसके बाद में 1929 में तो हमने पूर्ण स्वराज मांग लिया, और पूर्ण स्वराज से कम हमें कुछ भी मंजूर नहीं होगा। चलो, अल्पसंख्यक से मुस्लिम लीग तो खुश थी, परंतु मुस्लिम लीग ने कहा कि हमने 1940 में, मार्च 1940 में हम लोगों ने पाकिस्तान की मांग कर ली, तो हमें पाकिस्तान से कम कुछ भी पसंद नहीं होगा। चलो, संविधान निर्माण करने की बात तो कही, परंतु कब? युद्ध के बाद। तो उन्होंने कहा नहीं जी, संविधान निर्माण हम अब ही करेंगे, युद्ध के बाद तुम पलट जाओ, तुम्हारा क्या भरोसा। इसी के साथ युद्ध सलाहकार परिषद की स्थापना करने से अब क्या मतलब? जब तुमने सैनिकों को तो युद्ध में भेज दिया, भारत को न चाहते हुए भी जबरदस्ती युद्ध में शामिल कर लिया, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में अगर तुम विस्तार भी कर दोगे तो भारतीयों को अधिकार नहीं मिलेंगे, इसलिए कांग्रेस भी इससे खुश नहीं थी, मुस्लिम लीग भी इससे खुश नहीं थी। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ठीक है, ये हमारे पॉइंट्स जो थे वो लास्ट क्लास में थे। अब देखो आगे क्या होता है। अगस्त प्रस्ताव आया, और अगस्त प्रस्ताव को लेकर किसी में भी सहमति नहीं थी, ना मुस्लिम लीग खुश थी और ना ही आपकी कांग्रेस खुश थी। अब कांग्रेस जो थी उसने अपनी भी प्रस्ताव आया, और प्रस्ताव के खिलाफ भी उन्होंने आक्रोश जताया कि भाई हमें ये प्रस्ताव मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ मैंने आपको एक चीज बताई थी कल, अगर ध्यान हो तो, कांग्रेस ने 1940 का जो रामगढ़ में जो अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में ये कहा था कि अंग्रेज
अंग्रेजों को ये कहा था कि आप हमें राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने दो, ठीक है, इंडिया लेवल मतलब पूरे भारत पर राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि प्रांतीय स्तर पर तो सरकार थी, बन गई थी, राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने दो, बदले में हम अंग्रेजों की तुम्हारी सहायता करेंगे दूसरे विश्व युद्ध में। पर अंग्रेजों को हमें सत्ता सौंपनी नहीं थी, बस हमें बातचीत में लगाए रखना था ताकि हम लोग शांति बनाए रखें। यहां जब अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से अंग्रेजों ने सोचा कि हम भारतीयों को शांत कर देंगे, उनका सहयोग प्राप्त कर लेंगे, उन्हें बेवकूफ बना लेंगे या उन्हें गोलियां दे देंगे, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भारतीय अगस्त प्रस्ताव से शांत होने की बजाय और उग्र हो गए। कांग्रेस को और गुस्सा आया, बोले तुम ऐसी चीजें हमें दे रहे हो जो हम 1928 में ठुकरा चुके हैं और वो तुम्हें आज हमें 1940 में देने की सोच रहे हो? बिल्कुल नहीं, हम जो है इनमें से किसी चीज पर राजी नहीं है। अगस्त प्रस्ताव जैसा आया वैसा का वैसा लौट गया और उसके लौटने पर कांग्रेस ने उसका विरोध किसके द्वारा जताया? व्यक्तिगत सत्याग्रह के द्वारा। क्या था ये व्यक्तिगत सत्याग्रह? क्योंकि मुझे पता है जब कभी भी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो तुम लोग तो हमेशा यही पढ़ लेते हो कि भाई अगस्त प्रस्ताव आया चला गया, फिर क्रिप्स मिशन को भेजा वो चला गया, फिर भारत छोड़ो आंदोलन आया। तो ध्यान से सुनना, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है ना, अगस्त प्रस्ताव आया, उसके आक्रोश में, उसके विरोध में, ठीक है, उससे खुश नहीं थे, इसलिए व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया। क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन से खुश नहीं थे, क्रिप्स मिशन का विरोध करने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया। तो आप यूं समझो प्रस्ताव आ रहे हैं, उनके आक्रोश में हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, उनके बदले में हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अंग्रेजों को दिखा रहे हैं कि हम खुश नहीं हैं, आपने जो भेजा वो हमारे लिए नहीं था, हम उससे खुश नहीं हैं। अब हुआ क्या इसके अंदर? व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू हुआ और ये था क्या? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, तो देखो व्यक्तिगत जो सत्याग्रह है इसकी घोषणा करने वाले हैं महात्मा गांधी। व्यक्तिगत सत्याग्रह की घोषणा करने वाले कौन है? महात्मा गांधी। अब यहां हुआ क्या? व्यक्तिगत सत्याग्रह का यहां महात्मा गांधी का मतलब यह था कि व्यक्ति विशेष सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह कौन करेंगे बेटा? व्यक्ति विशेष सत्याग्रह किया जाएगा। एक समूह है, एक पूरा देश जो है वो एक साथ सत्याग्रह नहीं करेगा। हम सत्याग्रह करेंगे तो सही, परंतु एक एक व्यक्ति सत्याग्रह करेगा। एक व्यक्ति सत्याग्रह करेगा, मान लो वो थक जाता है या नहीं करता है या उसको पकड़ लिया जाता है तो दूसरा व्यक्ति सत्याग्रह करेगा, फिर तीसरा व्यक्ति सत्याग्रह करेगा, मतलब व्यक्तिगत करेंगे, समूह में कोई भी सत्याग्रह नहीं होगा। चलो यहां तक बात क्लियर हुई। तो इस सत्याग्रह की घोषणा करने वाले कौन है? गांधी जी है। ये जो आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह है ये क्यों हुआ, इसके पीछे कारण बताओ मुझे, क्यों किया गया व्यक्तिगत सत्याग्रह? तो एक तो मैंने आपको यह बताया ही था कि हम जो थे भारतीय अगस्त प्रस्ताव से नाखुश थे, अगस्त प्रस्ताव से नाखुश, अगस्त प्रस्ताव से हम नाखुश थे, हमें अगस्त प्रस्ताव पसंद नहीं था। दूसरा इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण था ना बेटा, तो एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, एक अध्यादेश जारी किया था अंग्रेजों ने। क्यों किया था बताती हूँ। आपके यहाँ जैसे दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है ना, तो देखो बहुत सारे जो व्यक्ति है या बहुत सारे जो देश की जनता है ना, वो दूसरे विश्व युद्ध के बारे में, अंग्रेजों के बारे में बोलना शुरू कर देती है, अपनी अभिव्यक्ति, ठीक है, अपनी बातों को रखना शुरू कर देती है। तो यहाँ अंग्रेजों को एक डर होता है कि अभिव्यक्ति के माध्यम से कहीं भारत में अशांति या हिंसा नहीं फैल जाए। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हमारे नियंत्रण से, हमारे हाथ से भारत चला जाएगा। तो एक अध्यादेश जारी हुआ जिसमें आपकी अभिव्यक्ति की जो आजादी है उसको खत्म कर दिया, एक तरह से अभिव्यक्ति की आजादी जो है उसे कम कर दिया, या आप कह सकते हो समाप्त कर दिया एक तरह से। तो ये जो था ये बिल्कुल भी भारतीयों को गवारा नहीं था, ठीक है, बिल्कुल गवारा नहीं था कि हमें बोलने की आजादी थी, वो भी खत्म कर दी अंग्रेजों ने। एक अध्यादेश सिंपल सा उन्होंने जारी किया जिसमें अभिव्यक्ति की आजादी को कम करके एक तरह से पूरी तरह से समाप्ति कर दिया था। अंग्रेज दिखाने में वो दिखाते हैं कि अभी कम किया है, परंतु वो कम नहीं था, पूरी तरह से समाप्ति कर दिया। दूसरा, अगस्त प्रस्ताव से हम क्या थे? नाखुश थे। अब हुआ क्या? व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है वो 2 चरणों में चला। व्यक्तिगत सत्याग्रह कितने चरणों में चला? 2 चरणों में चला। अगर मैं इसमें पहले चरण की बात करती हूं तो पहले चरण को शुरुआत मानी जाती है व्यक्तिगत सत्याग्रह की 17 अक्टूबर 1940 से। 17 अक्टूबर 1940 से लेकर लगभग 14 दिसंबर 1940 तक ये पहला चरण चलता है। अब आप कहोगे मैडम इस पहले चरण में क्या था? ध्यान से सुनो क्या था।
पहले चरण की विशेषता यही है कि पहले चरण में व्यक्तिगत रूप में, ठीक है, व्यक्तिगत रूप में सत्याग्रह किया गया। अब आपको ना व्यक्तिगत सत्याग्रह तो व्यक्तिगत ही होगा, जो दूसरा चरण होगा ना बेटा, दूसरे चरण में सामूहिक हो जाएगा ये, और सामूहिक में लगभग 20 से 25 हजार लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। परंतु ये जो पहला चरण है ना, इस पहले चरण में व्यक्तिगत सत्याग्रह किया गया था। व्यक्तिगत सत्याग्रह में हम बात करें तो पहला जो व्यक्ति था जिसने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया, सबसे पहले व्यक्ति का नाम बताओ। कोई भी एग्जाम दे लेना, चाहे से आप बड़ी से लेकर हाई लेवल से लेकर लो लेवल तक कोई एग्जाम दे लेना, पहला व्यक्ति दूसरा व्यक्ति तो पूछ ही लेता है। तो मुझे ये बताओ, पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? फटाफट जवाब दो। बिल्कुल सही कहा, विनोबा, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, आचार्य विनोबा भावे, ये क्या थे? आपके पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला व्यक्ति था। इसने पनवार आश्रम से शुरू किया था, जो कि कहां था? महाराष्ट्र में है। ठीक है, जो कि कहां है? महाराष्ट्र में है। विनोबा भावे, आचार्य, इनका पूरा नाम से आचार्य विनोबा भावे ने पवार आश्रम, ठीक है, पवनार आश्रम महाराष्ट्र से इसकी शुरुआत की है। और इसी विनोबा भावे को भारत का राष्ट्रीय अध्यापक भी कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय अध्यापक भी कहा जाता है। अच्छा, इस व्यक्ति की एक और तुम्हें खास बात बताऊं, लगभग इसका ना निधन हुआ था 1982 में। ठीक है, मैं ऐसा क्यों बता रही हूँ, इसका क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपके यहाँ जैसे 1950 में संविधान बना है ना, छोटी सी एक बात सुन लो, 1950 में संविधान बना था। तो आप मुझे एक बात बताओ, सब होशियार बच्चे हो, 1950 में जब संविधान बना था तो एक ऐसा मूल अधिकार था जो जिसे आज हटा दिया गया है। फटाफट जवाब दो, ऐसा कौन सा मूल अधिकार है जो 1950 के संविधान में तो था परंतु आज नहीं है? 1950 के संविधान में तो था परंतु आज वो मूल अधिकार हमारे पास नहीं है। कौन सा है वो? बिल्कुल सही कहा अर्जुन, संपत्ति का अधिकार। तो हुआ यहां कर, देखो हुआ क्या, जो संपत्ति थी सारी जमींदारों के पास में, सूबेदारों के पास में, इनके पास थी, सारी जमीनें उनके नाम थी, उनके पास थी। अब जैसे 1950 में अधिनियम बना कि संपत्ति का अधिकार, जिसके पास जो संपत्ति है वो उसका मालिकाना हक रखता है। अब बेचारे जो किसान थे ना, उनके पास में एक इंच भी जमीन नहीं थी। वो आजादी के बाद क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे? तो इस चीज को लेकर, ध्यान से सुनना, इस चीज को लेकर 1951 में इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, जिस आंदोलन का नाम था भूदान आंदोलन। एक आंदोलन चलाया था जिसका नाम क्या था? भूदान आंदोलन, जिसमें उन्होंने, ठीक है, जिसमें हालांकि इनके आंदोलन चलाने के बाद में सब लोगों ने इस चीज पर गौर भी किया और सोचा भी कि ये गलत था, परंतु इसके ऊपर एक्शन बहुत लेट लिया गया था। ये आपका जो संपत्ति का जो अधिकार है, इसको एक्शन इस पर बहुत लेट हुआ था। 1951 में इन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो गरीब किसान है, जिनके पास 1 इंच भी जमीन नहीं है, वो क्या खाएंगे, क्या उगाएंगे? तो इसके लिए क्या है, बड़े बड़े जो लोग हैं वो अपनी जमीनें दान करें। ठीक है, तो इन्होंने एक भूदान आंदोलन चलाया था 1951 में। इस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रीय अध्यापक भी कहा जाता है। इसने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया। ये पहला व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाला व्यक्ति है जिसने पवनार आश्रम से सत्याग्रह को शुरू किया है। महाराष्ट्र की ये बात है। पॉइंट यहां तक क्लियर हो गया? चलो ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सुमन, संपत्ति के अधिकार को 1978 में हटा दिया गया था। आप सही कह रहे हो, परंतु इसने आजादी के बाद, जैसे आजादी मिलकर संविधान बना ना, तो संविधान बनने के बाद विनोबा भावे संपत्ति के अधिकार में कड़े विरोध में थे कि बिल्कुल संपत्ति का अधिकार जो है वो हटा देना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, गलत था। अब देखिए, चलो आगे चलते हैं। विनोबा भावे को देख लिया, तो विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे। दूसरे व्यक्ति जो है वो जवाहरलाल नेहरू थे। दूसरे व्यक्ति कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। तीसरे भी व्यक्ति का नाम मिल जाता है ब्रह्मदत्त। ठीक है, कुछ किताबों में मिला है, बाकी कुछ किताबों में नहीं मिलता। तो तीसरा जो व्यक्ति है उसका नाम क्या है? ब्रह्मदत्त। दूसरा जवाहरलाल नेहरू, पहला कौन है? विनोबा भावे। तो यहां चीजें क्लियर हो गई। ठीक है, तो ये क्या थे? ये पहले चरण की बात थी। ये सारी किसकी थी? पहले चरण की बात थी। एक बार देख लो फटाफट, फिर दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों शुरू किया गया? क्योंकि अगस्त प्रस्ताव आता है, उससे हम नाखुश हैं और वही हमारे अभिव्यक्ति की आजादी जो है वो भी छीन ली जाती है। तो इससे हम नाखुश हैं। तो महात्मा गांधी ने घोषणा की है कि हम
व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। व्यक्तिगत सत्याग्रह के लास्ट में बताऊंगी कि महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों किया। महात्मा गांधी चाहते तो इस वक्त एक छोटा आंदोलन करने की बजाय एक बहुत बड़ा आंदोलन भी तो कर सकते थे, एक बहुत बड़ा सत्याग्रह भी तो कर सकते थे, परंतु इस वक्त महात्मा गांधी चुपचाप बैठे हैं। मतलब चुपचाप बैठे का मतलब शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसका राष्ट्र में बताऊंगी रीजन, अभी नहीं। चलो इसके बाद में ये 2 चरणों में होता है, ठीक है, 2 चरणों में होता है। पहला चरण जिसे आप पूरी तरह से व्यक्तिगत सत्याग्रह कहते हो, इसी सत्याग्रह का जो दूसरा चरण है ना, उसको किस नाम से पहचाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, आप लोग मुझे जवाब देंगे। अच्छा, पूजा ने कह भी दिया। पूजा, इस आंदोलन का जो दूसरा नाम है ना, इसके दूसरे नाम को दूसरे चरण को कहा जाता है। इसका जो दूसरा चरण है ना, इसको कहा जाता है मुख्यतः दिल्ली चलो। हालांकि अगर हम सिंपल सी बात करें तो अगर आपको कभी एग्जाम में देखने को मिले तो इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह को भी दूसरे नाम से जाना जाता है, दिल्ली चलो। और अगर आपको एक किसी स्पेसिफिक बुक में या कहीं ढंग से इसको पढ़ना है तो इसी सत्याग्रह का जो दूसरा चरण है ना, उस दूसरे चरण को कहा जाता है दिल्ली चलो, क्योंकि वो सामूहिक हुआ था। वो क्या हुआ था? सामूहिक हुआ था। पूरे समूह ने कहा था दिल्ली चलो, दिल्ली में जाकर बताएंगे अंग्रेजों को कि वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो किया है वो गलत किया है। ठीक है, तो मुख्य विषय अगर स्पेसिफिक जानना हो तो दूसरा चरण था, और अगर ऊपर से देखा जाए एक राउंड ऑफ, तो वो क्या था? व्यक्तिगत सत्याग्रह। चलो, पहला चरण या कह सकते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू होता है? 17 अक्टूबर 1940 से। पहला व्यक्ति कौन है? विनोबा भावे। दूसरा व्यक्ति जवाहरलाल नेहरू। तीसरा व्यक्ति कौन है? ब्रह्मदत्त। अब हुआ क्या, दूसरे चरण की बात कर लेते हैं। अब ये आपका यहां शुरू होता है दूसरा चरण, और जो कि लगभग जनवरी 1941 से लेकर दिसंबर 1941 तक चलता है। जनवरी 1941 से लेकर दिसंबर 1941 को। इसी दूसरे चरण को दिल्ली चलो भी कहते हैं, दिल्ली चलो भी कहते हैं। ठीक है, इसी के दूसरे चरण को कहा जाता है। इस दूसरे चरण में किसी व्यक्ति विशेष ने सत्याग्रह नहीं किया है, यहां जो है वो सामूहिक सत्याग्रह शुरू हो गया। लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए, लोग एक साथ आकर जो है वो सत्याग्रह करने लग गए, और इसी में कहा जाता है कि 20,000 लोगों को 20,000 लोगों को अंग्रेजों ने क्या कर लिया था? गिरफ्तार कर लिया था। तो पॉइंट यहां तक क्लियर होगी सारी चीजें। यह आपका व्यक्तिगत सत्याग्रह है जो कि लगभग दिसंबर 1941 तक चलता है। ठीक है, अब हुआ क्या? महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों किया, बताओ। ये महात्मा गांधी चाहते तो इस वक्त बहुत बड़ा आंदोलन भी तो कर सकते थे, बहुत बड़ा सत्याग्रह भी तो कर सकते थे, परंतु इन्होंने ऐसा क्यों किया, इसी को क्यों चला? तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। महात्मा गांधी, जैसे ही आपके यहाँ कांग्रेस में एक बैठक हो रही थी, कांग्रेस की जो कार्य समिति की बैठक थी, उस बैठक में महात्मा गांधी ने एक बात कही, ध्यान से सुनना। महात्मा गांधी ने एक बात कही कि अभी जो है हम लोग अगस्त प्रस्ताव या जो अध्यादेश आया है उसके खिलाफ व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे, एक छोटा सत्याग्रह करेंगे, बड़ा आंदोलन हम अभी अंग्रेजों के खिलाफ नहीं करेंगे। ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ हम बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे। अब ये बात सुनकर है ना, उस समिति में बैठा एक व्यक्ति खड़ा होकर मुस्कुराने लगा। वो गांधी जी ने कहा बताओ क्या हुआ? तो बोले कि आप बेवकूफी कर रहे हैं गांधी जी, मैं आपकी बात का जो है मैं आपका सम्मान करता हूं, पर आप बेवकूफी कर रहे हैं। ये एक बहुत सही समय है, लोहा जो है वो पूरी तरह से गर्म है। ठीक है, अंग्रेज कमजोर है, हम इसका फायदा उठाकर जो है वो अभी अंग्रेजों से अपनी आजादी की मांग करके हम उन्हें खदेड़ सकते हैं, भगा सकते हैं, खत्म कर सकते हैं और आजादी प्राप्त कर सकते हैं। तो यहां महात्मा गांधी ने एक शांतिपूर्वक जवाब दिया कि भाई एक सीधी सी सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो। क्या समझना है? ध्यान से सुनना, आपको भी पता चलेगा महात्मा गांधी ने ऐसा क्यों किया। महात्मा गांधी ने कहा कि बेटा दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है। बोले हाँ चल रहा है। बोले एक तरफ ब्रिटेन है। बोले हाँ ब्रिटेन है। एक तरफ जापान है, जर्मनी है। बोले हाँ है, जापान है, जर्मनी है। तो बोले मुझे बताओ, अगर ये जीता तो तुम्हें क्या फायदा है, ये जीता तो तुम्हें क्या फायदा है? तो बोले कोई भी जीतो, भारत को तो क्या फायदा होना? बोले कोई भी जीतो, भारत को तो कोई फायदा नहीं होना, परंतु अगर ये जीतता है तो भारत को कितना नुकसान है, और ये जीतता है तो भारत को कितना नुकसान, मतलब
ये हारता है तो नुकसान क्या है, ये हारता है तो नुकसान क्या है, थोड़े से कॉन्सेप्ट को समझना। महात्मा गांधी ने कहा कि ब्रिटेन ने हमें उपनिवेश बना रखा है और ब्रिटेन से हमने काफी हद तक बहुत कुछ अधिकार प्राप्त भी किए हैं, चाहे नाम मात्र के दियो परंतु बहुत सारे अधिकार दे तो रखे। कल को अगर हम लोगों ने, भारतीयों ने अगर बहुत बड़ा आंदोलन किया और उस आंदोलन के कारण अंग्रेज जो है वो दूसरा विश्व युद्ध हार जाते हैं और हारने के बाद में वह हमें छोड़ देते हैं, तो हम पर अधिकार करेगी जर्मनी और जापान। मतलब भारत अब किसके हाथ आ जाएगा? जर्मनी और जापान के हाथ। भारत आजाद नहीं होगा, भारत आजाद नहीं होगा, भारत अब किसके हाथ आ जाएगा? जर्मनी और जापान के हाथ आ जाएगा। अब सोच लो, ब्रिटेन, ठीक है भाई, जापान और जर्मनी के हाथ में जाने से तो बढ़िया है कि हम ब्रिटेन के साइड में रह जाए, ठीक है। महात्मा गांधी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन हारे, क्योंकि उनको पता था अगर ब्रिटेन हारी ना तो ये जर्मनी और जापान जो है वो भारत का क्या करेंगे, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए महात्मा गांधी ने कहा हम बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे, हम बड़ा आंदोलन नहीं करेंगे, परंतु हम आंदोलन करेंगे, जरूर आंदोलन करेंगे, बड़ा नहीं करेंगे, छोटा करेंगे। अंग्रेजों को ये जरूर बताएंगे कि हम खुश नहीं हैं, हम अभी भी आपका विरोध कर रहे हैं, परंतु शांतिपूर्वक छोटा करेंगे ताकि हमारे विरोध से, हमारे आक्रोश से, हमारे नाखुश होने से ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में न हारे, ठीक है। तो इसलिए महात्मा गांधी जी जो है उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है उसको शुरू किया और लगभग यूं मान के चलो, ध्यान से सुनना, हो क्या रहा है। व्यक्तिगत सत्याग्रह हमने लगभग 1940 में शुरू किया है, 1941 लास्ट तक और 42 स्टार्टिंग तक ये सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। अब हम अगली बात करेंगे किसकी? क्रिप्स मिशन की। व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू हो रहा है, हम काम कर रहे हैं, अंग्रेज अपना युद्ध में बिजी है, हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं, ये सारी चीजें चल रही हैं साइड बाय। अब यहां बात शुरू करेंगे क्रिप्स मिशन की। अब क्रिप्स मिशन भारत क्यों भेजा गया, ठीक है। क्रिप्स मिशन जो है वो भारत क्यों भेजा गया? देखो, जैसे कि दिनेश, मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है कि महात्मा गांधी जो है ना वो आज की, कल की या परसों की या 10 दिन या साल भर आगे की नहीं सोचते थे। महात्मा गांधी, आप पहले पुराने भी वीडियोस देखो, महात्मा गांधी की जब भी मैंने बात की तो महात्मा गांधी बहुत ज्यादा आगे की सोचते थे, 10 साल आगे की सोचते थे ये व्यक्ति कि उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा। आप सोचो, किसने सोचा था कि युद्ध में अगर ब्रिटेन हार जाती है तो जापान जर्मनी के हाथ भारत लग जाएगा, तो भारत के साथ वो क्या करेंगे, ये किसी ने नहीं सोचा होगा, पर महात्मा गांधी ने सोचा। वो बहुत ज्यादा आगे की सोचते थे, इसीलिए तो सभी व्यक्ति उनकी मानते थे, सुनते थे, ठीक है। इसीलिए तो आपके इस पूरे युग को, ये जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन का ये जो लास्ट का जो तीसरा चरण है, इस पूरे चरण को गांधी युग कहा जाता है। तो बेटा, एक व्यक्ति से अगर पूरा एक काल चल रहा है, एक समय जो एक व्यक्ति के नाम से चल रहा है, उस व्यक्ति में कुछ तो होगा, तभी तो उसका नाम दिया है। चलो अब बात कर लेते हैं क्रिप्स मिशन की। क्रिप्स मिशन क्यों आया भारत में? भाई हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सारी चीजें जरूरी हैं। तो क्रिप्स मिशन के पीछे, मतलब क्रिप्स मिशन भारत क्यों आता है, इसके पीछे का कारण जानना है तुम्हें। भाई अंग्रेजों को मजा आ रहा था क्या कि आपको बार बार में कभी अगस्त प्रस्ताव भेज रहे हैं, कभी क्रिप्स मिशन भेज रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं भारतीय? अब सोचना हुआ क्या, ध्यान से सुनना। वही दूसरा विश्व युद्ध चल ही रहा है, क्योंकि क्रिप्स मिशन कब आ रहा है आपके पास में? 1942 में आ रहा है। मतलब 1942 में आ रहा है, इसका मतलब क्या है? युद्ध तो चल रहा है और युद्ध के बीच में क्रिप्स मिशन भेजा गया। क्यों भेजा गया? ध्यान से सुनना। होता क्या है, अगर इसके पीछे के कारण बताऊं कि क्यों आया, क्यों आने में सबसे पहला रीजन क्या हुआ था? ये आपका भारत है, ठीक है, और ये आपके इधर के, जैसे कि मान लो ये सिंगापुर का ये पूरा एरिया है, ये इधर आपका म्यांमार वगैरह है। होता क्या है, हुआ ये कि ये जो जापान थी ना, जापान ने इधर सिंगापुर पर अधिकार कर लिया और सिंगापुर के ऊपर अंग्रेजों के जो बड़े बड़े वेयर हाउसेस थे या बड़े बड़े जो स्थल थे जहां पर बड़ी सेना थी, सेना की टुकड़ियां थी, उन सबको भगा दिया, ठीक है। उन सबको क्या किया? भगा दिया। और सिंगापुर के ऊपर जहां अंग्रेजों का उपनिवेश था, क्योंकि जापान जो है ना वो यही टारगेट कर रही थी कि जो जो ब्रिटेन के उपनिवेश है ना वहां से ब्रिटेन को भगा देना और उन उपनिवेशों पर जापान का अधिकार हो जाना, उनके ऊपर क्या होना? जापान का अधिकार हो जाना और ब्रिटेन के उपनिवेशों को तहस नहस कर देना। क्यों? अगर ब्रिटेन को सहायता मिल रही है उपनिवेशों से, अगर वो सहायता मिलनी बंद हो जाए तो ब्रिटेन तो हारा हुआ ही हो गया। तो जापान ने क्या किया? उपनिवेशों पर अधिकार करना शुरू किया। तो इधर सिंगापुर पर पूरा कब्जा कर लिया,
इधर वो पहुंच गया आपके रंगून, जिसे आप बर्मा कहते हो, ठीक है, रंगून, ठीक है, म्यांमार। अब हुआ क्या, मुझे बताओ, रंगून, बर्मा, म्यांमार, ये कोई भारत से ज्यादा दूर थे क्या? सोचो, ये भारत से ज्यादा दूर नहीं थे ना। और इन सभी क्षेत्रों के ऊपर जापान ने अपना अधिकार कर लिया। और दूसरे विश्व युद्ध में मैंने तुम्हें पहले ही समझाया, ठीक है, दूसरे विश्व युद्ध में मैंने तुम्हें चीजें पहले ही समझाई थी कि ये आपके धुरी राष्ट्र है और ये आपके मित्र राष्ट्र हैं। मित्र राष्ट्र में एक तरफ ब्रिटेन है, एक तरफ आप ब्रिटेन है, इधर आपकी जापान है, जर्मनी है, ठीक है, और इटली है उधर, और इधर आपका फ्रांस है, यूएसए भी अब आ जाता है, यूएसएसआर भी लास्ट में आकर तो शामिल हो जाते हैं, मैंने कल पढ़ाया था अच्छे से। हुआ क्या, ये भारत की स्थिति है, ये भारत की स्थिति है। भारत में इधर जो सिंगापुर का एरिया है ये चला गया जापान के पास, इधर ये म्यांमार, रंगून, बर्मा है, ये चला गया जापान के पास। अब जापान का अगला टारगेट क्या है, जापान का अगला टारगेट क्या है, भारत है। अब ब्रिटेन की पूरी नजर, मतलब सबकी नजर है, क्यों, क्योंकि कोई भारत छोटा तो था नहीं, बड़ा उपनिवेश है, एक टाइम पे बहुत बड़ा पैसा दिया है, बहुत सारी सेना लगी हुई है। अब ब्रिटेन के ऊपर जैसे ही लगा कि ये सारी चीजें हो रही है, जापान ने बहुत सारे उपनिवेशों पर अधिकार कर लिया और हम हरा रहे हैं, और ब्रिटेन दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है। अब ब्रिटेन को अगली टेंशन उनके दिमाग में ये थी कि भारत जो है वो हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा। ध्यान से सुनना, तो पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट जो है वो ये है, जापान का सिंगापुर, आपके बर्मा, इधर आपका म्यांमार पर क्या कर लेना, अधिकार कर लेना। और इस अधिकार से ब्रिटेन पूरी टेंशन में आ गई कि अगला निशाना जापान का क्या होगा, भारत होगा। और इधर भारत जो है ना वो क्या कर रहा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कर रहा है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कर रहा है, मतलब अंग्रेजों के विरोध कर रहा है, अंग्रेजों का विरोध कर रहा है, अंग्रेजों से खुश नहीं है। अब मुझे बताओ, कल को अगर जापान भारत पर आक्रमण करती है तो क्या भारतीय अंग्रेजों का साथ देंगे क्या? आप बताओ, अगर जापान हमला करे तो क्या भारतीय अंग्रेजों का साथ देंगे? भारतीय न तो जापान का साथ देंगे न भारतीयों का साथ देंगे, दोनों का ही साथ नहीं देंगे। बोले जिसको लड़ना है लड़ो, क्यों? क्योंकि जापान इन्हें अलग लालच दिखाएगा भारतीयों को कि भाई मैं अंग्रेजों को खदेड़ दूंगा, फिर तुम आजाद हो जाओगे। जरूरी था जापान हमें आजाद कर देता? कोई जरूरी नहीं था। इधर वो अलग बात है, आजाद हिंद फौज जो है वो इनके साथ में सपोर्ट में खड़ी थी, यहाँ पर जापान के साथ ही थी। अब यहाँ पर व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहा है, अंग्रेजों का विरोध हो रहा है, तो इधर चुपचाप है ना अमेरिका और रूस ब्रिटेन को ऊपर दबाव डालते हैं। अरे बोले हारना है या हमें हरवाना है तो सीधा सीधा बोल देना। तो ब्रिटेन ने कहा क्या हुआ, क्योंकि यूएसए और रूस के ना ये दोनों जाते हैं किसके पास, ब्रिटेन के पास जाते हैं, ब्रिटेन के पास जाकर मिलते हैं, ब्रिटेन के, ठीक है, ब्रिटेन के राजा से, वहां के प्रधानमंत्री चर्चिल से मिलते हैं जाकर, सीधा ध्यान से सुनना, चर्चिल से मिलते हैं। अरे बोले चर्चिल तुझे हारने का शौक चढ़ा है क्या? बोले नहीं नहीं। तो बोले कि तू ऐसे काम क्यों कर रहा है? बोले मैंने क्या किया? अरे बोले तुझे दिख नहीं रहा जापान क्या कर रहा है? बोले हाँ क्या करूं तो मैं। अरे बोले वो तो ठीक है, ये तो छोटे मोटे क्षेत्र थे, चले भी गए, परंतु ये भारत अगर तेरे हाथ से चला गया तो हम दूसरा विश्व युद्ध लगभग हार जाएंगे। पूरे यूं मान के चलो, जो अपना तेरा जो उपनिवेश है अगर तेरे हाथ से चला गया तो पूरे विश्व में नाक कट जाएगी और सबको लगेगा कि ब्रिटेन हार गया और तेरे चक्कर में हम लोग भी हारे हुए जैसे हो जाएंगे, तो इस भारत को संभाल ले। बोला ठीक है देखता हूं मैं, ठीक है, भारत को संभाल ले। तो सीधा देखो दबाव क्या डाला इन्होंने, यूएस, आपके यूएस से रूस ने क्या कहा, ध्यान से सुनना, कहा या तो भारत में शांति बना ले, ठीक है, लड़ाई दंगे फसाद नहीं होने चाहिए, या तो शांति बना ले और शांति बना के भारत से सपोर्ट ले ले, ठीक है, भारत से क्या ले ले, सपोर्ट ले ले, या फिर भारत को कर दे आजाद। तीन चीजें कही है। क्या कहा? या तो भारत में शांति, चुपचाप उसको बिठा ले, या भारत का सपोर्ट ले ले, ठीक है, या फिर भारत को आजाद कर दे, ताकि अगर कल को जापान भी अगर आती है ना तो वो ये नहीं कह सकती कि मैंने अंग्रेजों को खदेड़ दिया, मैंने ब्रिटेन को हरा दिया। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन है ही नहीं, भारत आजाद हो गया। तो बोले कुछ भी करो चाहे इसे, परंतु भारत अगर तुम्हारे अधीन है तो भारत हाथ से नहीं जाना चाहिए। कुछ भी करो, भारत को जो चाहिए वो दो, या गोलियां दो, बहलाओ फुसलाओ, जो मर्जी है वो करो,
पर भारत हाथ से नहीं जाना चाहिए। ये दबाव थे अमेरिका के और रूस के, किसके ऊपर? ब्रिटेन के ऊपर। अब ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री चर्चिल बैठा है ना, मैंने आपको क्या कहा, अगस्त प्रस्ताव आया था तब भी कौन है? चर्चिल है, तब भी चर्चिल है। क्रिप्स मिशन भेजने वाला भी चर्चिल है। तो जब आप अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन को देखोगे ना, तो लगभग दोनों प्रस्ताव एक जैसे से लगेंगे, कोई ज्यादा फर्क नहीं लगेगा। क्योंकि चर्चिल जो था ना, वो भारत को कभी भी आजाद नहीं करना चाहता था। भाई जो मुझे बताओ, ऐसा कोई क्षेत्र, ऐसा कोई व्यक्ति जो आपको कमा के दे रहा है, क्या आप उसको कभी भी उस व्यक्ति को आजाद करोगे? क्या कभी नहीं करोगे आप। तो भाई भारत उसे कमा के दे रहा है, बहुत अच्छा पैसा राजस्व वहां से आ रहा है, तो चर्चिल कभी भी भारत को आजाद नहीं करना चाहता था। पर करे क्या चर्चिल? ब्रिटेन कमजोर हो रही है, दिन पर दिन हार का सामना देख रही है, और इधर अमेरिका और जो उसके साथी हैं वो उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि छोड़ दे, या शांति रख, या भारत को बहला फुसला, उसको पुचकार, उसको गोलियां दे, उसको बेवकूफ बना, कुछ भी कर, पर भारत से सपोर्ट ले ले, वरना तू हार जाएगा। और अगर ब्रिटेन तुमने भारत को खो दिया, फिर हमारे पास कोई इलाज नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई भारत कोई बहुत बड़ी मदद कर रहा था, पर भारत के इतने बड़े क्षेत्र को हार जाना है ना। अब दोस्तों हमारे लिए लड़ाई हो रही है, अगर भारत पर जापान इधर खड़ा है, इधर ब्रिटेन और यूएसए अमेरिका ताक लगाए खड़े हैं दोनों। मैंने इसलिए भारत को बीच में बनाया है। जापान यहां से तैयार है, ये यहां से तैयार है। वो तो कुछ सहयोग ऐसा बैठा कि जापान भारत तक पहुंच नहीं पाया, ठीक है। वरना ये कंडीशन ऐसी थी कि ब्रिटेन ने हम लोगों को राजी करने के लिए, या फिर जो दबाव था ना, इस दबाव को चलते हुए हमें राजी करने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा कि लो जी, हम आपके लिए क्रिप्स मिशन भेजते हैं और आप क्रिप्स मिशन को अपनाकर स्वीकार कर लो और हमें सपोर्ट करो। हमने क्रिप्स मिशन के लिए भी क्या कर दिया था? मना कर दिया था, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन के लिए भी क्या कर दिया था? हमने मना कर दिया था। तो बातें यहां तक क्लियर हुई? क्यों आता है, चीजें समझ में आई? तो पहला रीजन क्या था? दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, और उस दूसरे विश्व युद्ध में जापान ने, सिंगापुर है आपका, म्यांमार है, रंगून है, ठीक है, इस पर अपना अधिकार कर लिया, अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया। अब अंग्रेजों के उपनिवेश थे, अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया। अब जापान का अगला कदम भारत होता, इससे ब्रिटेन डर गया, ठीक है। इससे ब्रिटेन क्या था? डर गया। ब्रिटेन का पहला डर यह था कि जापान आगे बढ़ रहा है, और दूसरा डर यह था कि जापान अगर आगे बढ़ेगा तो भारत कभी भी अंग्रेजों के साथ नहीं खड़ा होगा, क्योंकि भारत में व्यक्तिगत सत्याग्रह चल रहे हैं। वो अगस्त प्रस्ताव से बहुत ज्यादा नाखुश हैं और विरोध कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। अंग्रेजों का साथ भारतीय नहीं देंगे। जापान अगर हम पर आक्रमण करता है तो भारतीय हमारा सपोर्ट नहीं करेंगे। तो इस चीज को चलते हुए, इस डर को देखते हुए उन्होंने क्या किया? भारत में क्रिप्स मिशन को भेजा, ताकि आपको बातों में उलझाया जा सके, आपको राजी किया जा सके, आप लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके, और आप लोग जो है बड़ा आंदोलन और बड़ी क्रांति की प्लानिंग आप भारत में इस वक्त नहीं करो। अंग्रेज पूरी प्लानिंग में थे। चर्चिल ने तो साफ कहा था, एक बार ये दूसरा विश्व युद्ध हो जाए, इन भारतीयों ने जितना युद्ध में मुझे परेशान किया है ना, मैं एक एक से बदला लूंगा, और जितना मेरा युद्ध में नुकसान हुआ है ना, सारी इनसे भरपाई करूंगा। ये तो हमारा लक अच्छा था कि चर्चिल का 1945 में युद्ध के साथ में ही कार्यकाल पूरा हो गया था, और चर्चिल की बजाय लेबर पार्टी से आपके जो बने थे वो थे आपके क्लीमेट एटली, ठीक है, उदारवादी व्यक्ति थे। साइमन कमीशन में भारत आए थे, भारत की स्थिति से बहुत अच्छे से वाकिफ थे, और कहीं ना कहीं सपोर्ट में थे कि भारत में उत्तरदायी शासन होना चाहिए। और जैसे हमने ज्यादा मांग की तो उन्होंने हमें पूर्ण स्वराज भी दिया है। तो चर्चिल तो बिल्कुल पक्ष में नहीं थे, ये ध्यान रखना। चर्चिल तो बिल्कुल पक्ष में नहीं थे। बेचारे करते क्या? चर्चिल के ऊपर बाहर से दबाव था। चर्चिल के ऊपर क्या था? बाहर से दबाव डाला गया। अमेरिका है, रूस है, ऑस्ट्रेलिया है, इनके द्वारा बाहर से दबाव डाला गया कि तुम्हें भारत का सपोर्ट लेना है या भारत में शांति कर लो। भाई अगर सपोर्ट सहयोग भी नहीं करे तो भारत में चुपचाप शांति बनाए रखो। सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, शांति भी नहीं बनाए रख रहे हैं, तो तुम उनको आजाद कर दो। और अगर आजाद नहीं करना चाहते तो उन्हें गोली दे दो, बहला लो, फुसला लो, पर एक बार चुपचाप बिठा लो, ठीक है। तो यहां कारण पहला क्या था? जापान पर सिंगापुर और उन्होंने अधिकार कर लिया। जापान का अगला जो निशाना था वो क्या था? भारत था। ये पहला कारण। दूसरे में हमें ये पता चला कि ब्रिटेन को दिख रहा है कि भारत जो है वो लगातार अंग्रेजों से नाखुश है,
और सत्याग्रह कर रहा है, और कल को अगर जरूरत पड़ी तो अंग्रेजों का सपोर्ट जो है वो भारत नहीं करेगी। और तीसरा रीजन क्या था? तीसरा रीजन था आपके यूएसए और रूस, वो और भी जो उनके साथ जो देश थे, तो अमेरिका और रूस, रशिया के द्वारा दबाव डाला गया कि भारत से या तो सपोर्ट लो, कुछ भी करो भारत से सपोर्ट लो, या भारत में शांति बनाए रखो, या फिर भारत को आजाद कर दो, या भारत को बेवकूफ बनाओ, कुछ भी करो, ठीक है, कुछ भी करो आप, परंतु कोई ना कोई इलाज करना पड़ेगा भारत का। अब यहां जो है इन तीनों कारण से, ध्यान से सुनना, इन तीनों कारण को ध्यान में रखते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं विंस्टन चर्चिल, ठीक है, विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल न चाहते हुए भी एक ऐसा प्रस्ताव तैयार करते हैं, एक ऐसा प्रस्ताव तैयार करते हैं, उस प्रस्ताव की घोषणा होती है 11 मार्च 1942 को, ठीक है, घोषणा होती है कि भाई 11 मार्च 1942 को भारत में जो है एक प्रस्ताव लाया जाएगा, और घोषणा होती है। घोषणा होते के साथ में देखो कितना जल्दी हो रहा है ये काम, फटाफट 11 मार्च को घोषणा हुई है। और अब मुझे ये बताओ कि क्रिप्स मिशन भारत कब पहुंचा है? तो क्रिप्स मिशन जो है वो भारत पहुंच जाता है 23 मार्च 1942 को। कितना जल्दी हो रहा है सारे काम। इसलिए अगर कभी एग्जाम में क्वेश्चन देखो कि क्रिप्स मिशन जो है उसकी घोषणा कब होती है, तो चीजों में डिफरेंस है बेटा। घोषणा कब होगी? घोषणा होगी 11 मार्च को, 11 मार्च 1942 को घोषणा होने की तारीख ये है। घोषणा होने के बाद भारत कब आया है? घोषणा होने के बाद भारत कब आया है? 23 मार्च 1942 को। अच्छा एक बार और सुन लो, थोड़ा सा चीजें बता देती हूँ। भारत में इस क्रिप्स जो मिशन है इसको रखा कब गया? क्रिप्स प्रस्ताव को रखा गया, प्रस्ताव, क्रिप्स प्रस्ताव रखा कब गया है? ये क्रिप्स प्रस्ताव रखा कब गया? तो उसे रखने की तारीख है 30 मार्च 1942। इसको रखने की तारीख क्या है? 30 मार्च 1942। पर यह तारीख आप लोगों को कम देखने को मिलती है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है, कंफ्यूज मत होना। क्रिप्स प्रस्ताव रखा था, आप सोचोगे मैडम 23 तारीख को आ गया, 7 दिन क्यों उड़ी के? भाई 7 दिन तक जो इसे लेकर आने वाला स्टैफोर्ड क्रिप्स था ना, वो मुस्लिम लीग से, हिंदू महासभा से, कांग्रेस से अलग अलग मीटिंग कर रहा है, फिर उन सबको इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद 30 तारीख को ये क्रिप्स मिशन जो है वो जो भी अपने प्रस्ताव लेकर आता है वो सभी व्यक्तियों के सामने रखता है। वो प्रस्ताव क्या थे उसकी चर्चा हम लोग करेंगे अभी। तो ये चीजें यहां तक क्लियर होती है? तो आप समझ में आ गया क्रिप्स मिशन क्यों आया है? बताओ क्रिप्स मिशन भारत में क्यों आया है? ताकि जापान जो है वो भारत पर आक्रमण करे कल को, तो ब्रिटेन के साथ भारत खड़ी हो जाए, ब्रिटेन से भारतीय खुश हो जाए, अंग्रेजों से भारतीय खुश हो जाए, अंग्रेजों के हाथ मिला ले, अंग्रेजों के साथ खड़े हो जाए, तो कल को जापान आओ या कोई भी आओ हम देख लेंगे। अब इधर ये पूरी प्लानिंग से क्रिप्स मिशन भेजते हैं कि कैसे कैसे करके भारतीयों को बेवकूफ बना लेते हैं हम लोग। अब क्रिप्स मिशन भेजने वाला व्यक्ति कौन? भेजने वाला व्यक्ति कौन? भाई लाने वाला और भेजने वाला अलग अलग होता है बेटा, ये ध्यान रखना। क्रिप्स मिशन लाने वाला कौन? स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन भेजने वाला कौन? विंस्टन चर्चिल। शब्दों में ऐसे डिफरेंस आ जाते हैं। तो क्रिप्स मिशन भेजने वाला विंस्टन चर्चिल, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री, लाने वाला स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स मिशन की घोषणा बताओ, क्रिप्स मिशन की घोषणा 11 मार्च, और क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 23 मार्च। इसीलिए ना जब भी क्रिप्स मिशन की बात आती है ना, जब भी क्रिप्स मिशन की बात आती तो सारे काम जो है वो मार्च में हुए हैं, ठीक है। तो हम इसको यूं कह सकते हैं क्रिप्स मिशन भारत आया, या घोषणा सारी चीजें जो है वो कब होंगी? मार्च 1942 में। मार्च 1942 में सारे काम होते हैं। तो डिफरेंस अगर देखिए तो इधर लिख देती हूं मैं, घोषणा 11 मार्च 1942 और आगमन भारत आया कब? 23 मार्च, और प्रस्ताव रखा कब? प्रस्ताव रखा कब? 30 मार्च। ये सारे काम मार्च में हुए, इसलिए आपको ये तारीख मार्च 1942 मिलती है हर जगह से, इसलिए मिलती है मार्च। बच्चे कहते हैं मैम एग्जैक्ट तारीख क्यों नहीं मिलती? इसके पीछे रीजन है, वो अलग अलग काम हुए और अलग अलग दिन हुए। चलो
क्रिप्स मिशन लेकर आने वाला व्यक्ति, इसे भारत में लेकर आने वाला व्यक्ति कौन है? स्टैफोर्ड क्रिप्स। इसीलिए आप इसे क्या कहते हो? क्रिप्स मिशन कहते हो। स्टैफोर्ड क्रिप्स एक बार तो क्रिप्स मिशन में भारत आएगा, एक बार आपके कैबिनेट मिशन में भी आएगा जब हम लोग पढ़ेंगे। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो भारत आता है, और स्टैफोर्ड क्रिप्स जो है वो क्रिप्स मिशन में क्या प्रावधान लेकर आता है? तो ध्यान से सुनना, क्रिप्स मिशन में ऐसा क्या था जो हमें मंजूर नहीं था? कितनी बड़ी गड़बड़ थी क्रिप्स मिशन में? तो क्रिप्स मिशन में सबसे पहली बात यह कही गई कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा, डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा। मतलब क्या होगा आपके यहां, ठीक है, मतलब क्या है इसका? सीधा सा अगर हम बात करें, आपके यहां यूं समझो जैसे कि चलो भारत है, ये ब्रिटेन है, तो भारत में सरकार किसकी? भारतीयों की। चलेगी किसकी? भारतीयों की। पर भारत में एक जो सबसे सर्वोच्च पद होगा ना, जो सबसे सर्वोच्च पद, आज जैसे भारत में राष्ट्रपति है ना, तो वैसे राष्ट्रपति न होकर सबसे सर्वोच्च पद होगा ब्रिटेन का सम्राट का, या ब्रिटेन का ताज का। यह मतलब था डोमिनियन स्टेटस का, डोमिनियन स्टेटस का ये मतलब था। तो पहली बात क्या कही गई? डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, ठीक है, पहली बात क्या है? डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। दूसरी बात क्या थी? दूसरी वही थी जो पहले आई है, प्रतिनिधित्वपूर्ण, प्रतिनिधित्वपूर्ण संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा, और संविधान सभा के निर्माण से आप संविधान तैयार करोगे। बोलो बहुत अच्छी बात है, ये तो पहले भी आया था। अच्छा, एक बात इन्होंने और गई, ध्यान से सुनना, इन्होंने कहा कि संविधान सभा में शामिल कौन कौन होगा? संविधान सभा किन से मिलकर बनेगी? तो कहा संविधान सभा में दो तरह के लोग होंगे, जो ब्रिटिश प्रांत से आएंगे वो तो होंगे निर्वाचित, जो ब्रिटिश प्रांत से आएंगे वो तो क्या होंगे? निर्वाचित होंगे, और जो देसी रियासत से आएंगे, जो देसी रियासत से आएंगे, कहां से आएंगे? जो देसी रियासत से आएंगे वो होंगे मनोनीत, क्योंकि देसी रियासत में राजा महाराजा है, वहां चुनाव हम करवाएंगे नहीं, और जहां भाई वहां राजा महाराजा अपनी इच्छा से जिसको चाहे उसको मनोनीत कर देंगे, और ब्रिटिश प्रांतों से चुनाव हो जाएंगे। तो ब्रिटिश प्रांतों से चुनाव होकर और देसी रियासतों से मनोनीत होकर सदस्य शामिल होंगे किसमें? संविधान सभा में, ठीक है ना, संविधान सभा में शामिल होंगे। चलो अगर हम चौथी चीज की बात करें, अगला पॉइंट उन्होंने क्या कहा? तो अगला पॉइंट तो इससे भी ज्यादा मतलब अजीबोगरीब था। क्या कहा? संविधान बनाओ, ठीक है, और उस संविधान को अंग्रेज जो है वो तब स्वीकार करेंगे, अंग्रेज जो है वो तब स्वीकार करेंगे जब उसमें अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की बात की जाएगी। मतलब यहां बात कर ली मुसलमानों की, मुस्लिम की, कि भाई आपका जो संविधान है, जो संविधान आप बनाओगे, ठीक है ना, संविधान जो आप बनाओगे, संविधान जो अंग्रेज मतलब आप भारतीय जो बनाओगे, तो वो अंग्रेजों को तभी स्वीकार होगा, हम तभी मानेंगे उसको, जब आप अपने संविधान में अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुरक्षा के इंतजाम करोगे, उनको संरक्षण दोगे, उन्हें आरक्षण दोगे, उनकी सुरक्षा करोगे। तो बोले कि चलो वो भी देख लेते हैं। पांचवा पॉइंट तो ऐसा पॉइंट था जो किसी कीमत पर हमें मंजूर नहीं था, ठीक है ना, किसी कीमत पे मंजूर नहीं था। क्या था? ध्यान से सुनना, ये था जिस प्रांत को जो प्रांत संविधान से नाखुश है, जो प्रांत संविधान से नाखुश है, वो अपना अलग संविधान बना सकता है। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि या तो तुम अपना खुद का बिजनेस खोल लो या फिर अपने बड़े भाई के नीचे बिजनेस कर लो, क्या करना पसंद करोगे? मुझे ये बताओ भाई, या तो अपना खुद का बिजनेस कर लो या फिर या अपने बड़े भाई के नीचे बिजनेस में काम कर लो, क्या करना पसंद करता है? भाई मुख्यतः जो व्यक्ति है वो एक ही काम करेगा, खुद का करूंगा मैडम, क्यों मैं किसी के नीचे बिजनेस कर लूं, क्यों मैं किसी के अधीन होकर काम करूं? भाई भारत में क्या पूरे विश्व में जितने भी लोग हैं वो एक ही चीज चाहेंगे कि हमारा बिजनेस हम खुद करें। तो मुझे ये बताओ, क्या कोई भी प्रांत किसी दूसरे प्रांत के अधीन काम करना चाहेगा?
क्या कोई भी प्रांत किसी दूसरे प्रांत के अधीन होकर काम करना चाहेगा? कभी नहीं करना चाहेगा। वो क्या चाहेगा? वो चाहेगा मैं अलग ही रहूं, मेरा संविधान अलग ही होना चाहिए। ये साफ पता था अंग्रेजों को कि भाई आपके यहाँ जो बंगाल जिसमें मुस्लिम बाहुल्य है, सिंध है, पंजाब है, ये मुस्लिम एरिया है, और ये जो मुस्लिम एरिया के ये जो प्रांत है ना, ये कभी भी स्वीकृति नहीं देंगे। भारत कभी भी एकजुट नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा। तो सिंपल सी बात समझना, अंग्रेजों को ये पता था कि भारत जो है वो इतने छोटे छोटे भागों में बंट जाएगा कि कभी उसका विकास ही नहीं हो पाएगा। अब आप खुद सोचो, अगर प्रांतों को अलग होने का अधिकार मिल जाता तो 11 प्रांत थे और लगभग 600 के आसपास, जिसमें से 565 के एकदम फिगर मिलता है कि 565 आपके पास देसी रियासतें थी। मुझे बताओ वो सब अलग अलग होती या नहीं होती? सब अपना अलग अलग संविधान बना लेती। तो आप खुद सोचो, हमारा भारत कभी एकजुट हो ही नहीं पाता। इससे मतलब इस पॉइंट से साफ पता चल रहा था कि ब्रिटेन जो है वो भारत का क्या चाहती है? विभाजन चाहती है। साफ कह दिया, ठीक है, साफ कह दिया कि अगर प्रांतों को संविधान स्वीकार नहीं है तो तुम अपना खुद का बना लेना। इससे एक इशारा था देसी रियासतों को कि देसी रियासतों को भी अगर संविधान में शामिल नहीं होना, संविधान पसंद नहीं है, तो आप अपना संविधान बना लेना। भाई ये कहां का न्याय हुआ? अंग्रेज जब भारत में कोई कानून भेजते थे तो सबको मानना अनिवार्य होता था, और जब भारतीय अपना कानून खुद बना रहे हैं तब ये कह दिया कि जिसको पसंद नहीं है वो अपना बना लो। क्यों भाई, ये कहां की इंसाफ हुई? हम बनाए तो ये कह दिया कि भाई तुम अलग अलग बना लेना, अगर कोई मेरा कानून बनाया हुआ पसंद नहीं करता तो सब लोग अलग अलग बना लेना। और जो अंग्रेज कानून बनाकर भेजते थे, ठीक है, जो अंग्रेज कानून बनाकर भेजते थे उन्हें मानना ही पड़ता था, उन्हें सभी भारतीयों को स्वीकार करना पड़ता था। बोले ये काहे का न्याय? ये कोई न्याय नहीं होता। चलो इसकी बात को छोड़ते हैं हम लोग, आगे देखो, आगे चीजों को समझो। तो ये आपके क्रिप्स मिशन के अंदर प्रस्ताव थे, और जब ये प्रस्ताव रखे ना तो कांग्रेस इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थी। क्यों नहीं थी कांग्रेस खुश? कांग्रेस ने कहा कि भाई क्यों बार बार में हमारा टाइम खराब कर रहे हो? डोमिनियन स्टेटस का दर्जा हमने 1928 में मोतीलाल नेहरू जी ने मांगा था, उसके बाद हमने तो पूर्ण स्वराज मांगा है। डोमिनियन स्टेटस हमें चाहिए ही नहीं। अगस्त प्रस्ताव में भी लाकर टाइम खराब किया, क्रिप्स मिशन में लाकर भी टाइम खराब किया। प्रतिनिधित्व पूर्ण संविधान सभा का निर्माण करो, बोले ये तो ठीक है, पर इसके साथ एक शर्त भी तो अंग्रेजों की कह रखी है कि युद्ध के बाद। अंग्रेजों ने साफ कहा था संविधान बनाओ अपना, परंतु कब बनाओ? युद्ध के बाद, ठीक है, संविधान बनाओ अपना परंतु युद्ध के बाद बनाओ। अब यहां समझना, प्रतिनिधित्व पूर्ण संविधान सभा के निर्माण करना है, युद्ध के बाद करना है, युद्ध के बाद करना है, युद्ध के बाद करना है। तो भाई युद्ध के बाद तुम लोग पलट जाओ, तुम्हारा क्या भरोसा। वही अगली बात क्या कह रहे हैं, संविधान सभा में जो व्यक्ति शामिल होंगे वो ब्रिटिश प्रांतों से तो निर्वाचित होकर आएंगे और देसी रियासतों से क्या होंगे? मनोनीत होकर आएंगे। अगली बात यहां देखो, संविधान, ठीक है, संविधान अंग्रेजों को, जो संविधान भारतीयों ने बनाया, अंग्रेज उसे तभी स्वीकार करेंगे जब अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान होगी, ठीक है। और प्रांतों में जिस प्रांत को संविधान पसंद नहीं है वो अपना अलग से संविधान बना सकता है, जिस देसी रियासत को अपना संविधान पसंद नहीं है, ठीक है, वो अपना अलग संविधान बना सकता है। तो आप मुझे आप खुद बताओ, सबसे पहली चीज तो है ये क्लास में जो चल रहा है उसे छोड़कर तुम लोग मेरी तरफ ध्यान दो ना यार। कमेंट पढ़ रहे हो बैठे बैठे, क्या मतलब है इसका? भाई जो बच्चे कर रहे हैं कमेंट लगे हुए, क्योंकि आज 2-3 बच्चे क्लास में ऐसे हैं जिनके पास में और कुछ काम नहीं है, केवल कॉपी पेस्ट कमेंट करने का काम है। तो तुम लोग कमेंट्स को मत देखो, तुम मेरे साथ रहो, मुझे मतलब मुझे सुनो, मैं जो पढ़ा रही हूँ उस चीजों को सुनो, तो मुझे उस चीज का रिस्पॉन्ड करो। तो मुझे ये बताओ, क्या कोई भी प्रांत जो है वो मिलकर संविधान बनाने की अनुमति देगा? नहीं देगा। अंग्रेज आज तो कह रहे हैं संविधान बनाओ, ठीक है, आज तो कह रहे हैं संविधान तुम बना लो, परंतु युद्ध के बाद बनाना। अभी तो युद्ध में हमारी सहायता करो और युद्ध खत्म होने के बाद संविधान बना लेना। तो क्या वो संविधान बनाने देंगे युद्ध के बाद? संभव ही नहीं है। युद्ध में जो नुकसान हुआ है ना वो हमसे और भरपाई करेंगे उल्टी का, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें मंजूर नहीं थी। तो यहां तक पॉइंट क्लियर हो गया। ये सारी चीजें क्या थी? क्रिप्स मिशन की थी। क्रिप्स मिशन में कांग्रेस ने इसके लिए कहा कि हमें नहीं चाहिए, युद्ध के बाद दोगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, और इसके लिए कहा कि देशी रियासतों से मनोनीत होकर क्यों आएंगे, हर जगह से निर्वाचित ही होने चाहिए। अगली बात इन्होंने कही कि अंग्रेज
संविधान को तभी स्वीकार करेंगे जब इसके लिए संरक्षण की बात होगी। बोले हमारे संविधान में हम कुछ भी करें, अंग्रेज क्यों बोलेंगे। फिर इसके बाद कांग्रेस ने साफ कह दिया ये तो हमें किसी 1% कीमत पे मंजूर नहीं है। क्यों? क्योंकि इससे तुम भारत को न जाने कितने भागों में विभाजित कर दोगे, ऐसा होना संभव नहीं है। नेहरू है, गांधी है, बहुत सारे जो बड़े नेता ने, सबने मना कर दिया था। इधर मुस्लिम लीग भी खुश नहीं थी क्रिप्स मिशन से। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग को जो है, मुस्लिम लीग को एक ही चीज चाहिए, पाकिस्तान। मुस्लिम लीग को क्या चाहिए? पाकिस्तान। तो वो उसकी जिद पर अड़ी हुई है कि मुझे पाकिस्तान चाहिए, मुझे पाकिस्तान चाहिए। ठीक है, तो उसे कुछ और पसंद ही नहीं, मतलब वो कह रहा है मुझे पाकिस्तान से कम तो कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे पृथक राष्ट्र दो, पृथक राष्ट्र से कम मुझे कुछ भी मंजूर नहीं है, वही चाहिए। ये सब फालतू बकवास है, चुपचाप हमें एक काम करो, मुझे पाकिस्तान दे दो। मुस्लिम लीग क्या कह रहा है? मुझे पाकिस्तान दे दो। कांग्रेस कह रहा है हमें पूर्ण स्वराज दे दो। तो सब लोग अपनी जो मांगे हैं उनमें लगे हुए हैं। अब क्रिप्स मिशन से आपकी न तो लीग खुश है और न ही आपकी कांग्रेस खुश है। अब कांग्रेस खुश नहीं है तो कांग्रेस, अब देखो यहां क्या होता है, थोड़ा सा महात्मा गांधी को भी गुस्सा आता है। क्या हुआ? महात्मा गांधी को भी इस बार गुस्सा आता है। अरे बोले ये अंग्रेज तो है ना बड़ी पागल है और हमें भी पागल समझ रखा है, हमारा टाइम खराब कर रहे हैं। हमारा क्या कर रहे हैं? टाइम खराब कर रहे हैं। अगस्त प्रस्ताव में भी कहा डोमिनियन स्टेटस, अगस्त प्रस्ताव में भी कहा कि संविधान सभा बना लेना, युद्ध के बाद बना लेना, और वापस क्रिप्स मिशन में भी यही बात, डोमिनियन स्टेटस, ठीक है, संविधान सभा बना लेना, युद्ध के बाद बना लेना। अरे गांधी जी को समझ में आया कि ये लोग केवल टाइम पास कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? केवल टाइम पास कर रहे हैं, इन्हें काम नहीं करना है, इन्हें हमें अधिकार भी नहीं देने। क्यों? क्योंकि ये युद्ध में बिजी है, हमारे लिए छोटी मोटी लॉलीपॉप भेज रहे हैं ताकि हम लोग उसमें बिजी रह जाए। तो यहाँ गांधी जी को अब गुस्सा आता है, और गुस्सा आने पर आपके यहाँ कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है। कहाँ होता है? एकदम मेरे दिमाग से स्किप हो गया। जुलाई 1942 में वर्धा में, ठीक है, जुलाई 1942 में वर्धा में क्या होता है? कांग्रेस का अधिवेशन होता है। और उस अधिवेशन में महात्मा गांधी जो है वो कहते हैं कि अब इन अंग्रेजों को हमें बताना पड़ेगा। मतलब वहां महात्मा गांधी का एक अलग मिजाज देखने को मिला, एक अलग व्यवहार देखने को मिला। महात्मा गांधी ने कहा अब इन अंग्रेजों को हमें बताना पड़ेगा, अब हमें बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, इन्होंने तो हमें बेवकूफ और कमजोर समझ लिया है। इसलिए महात्मा गांधी आपके बहुत बड़े आंदोलन की यहाँ घोषणा करते हैं, जिसे आप किस नाम से जानते हो? जिस आंदोलन को आप किस नाम से जानते हो? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, किस नाम से जानते हो? भारत छोड़ो आंदोलन, जो कि 1942 में क्या होता है? शुरू किया जाता है। ठीक है, अच्छा, शुरू होता है या शुरू होने से पहले क्या करते हैं अंग्रेज, कैसे होता है, ये जो सारी चीजें भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग कल पढ़ेंगे। आज जो है थोड़ा सा रिवीजन देख लो कि आज की क्लास में और कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। ठीक है, आज की क्लास में और कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा, यहां तक चीजें समझ में आई? मुस्लिम लीग चुपचाप तो क्या बैठी है, वो तो एक ही चीज कह रही है, हमें पाकिस्तान दो, हमें पाकिस्तान दो। तो मुस्लिम लीग तो ये देख रही है कि भाई जिस दिन अंग्रेजों को पूर्ण स्वराज मिला ना, उस दिन हम लोग भी पाकिस्तान जबरदस्ती ले लेंगे। तो बस वो तो इंतजार कर रही है कि कांग्रेस दबाव डाले अंग्रेजों पे और उन्हें पूर्ण स्वराज दे, और हम उस पूर्ण स्वराज में से पाकिस्तान निकाल लेंगे। तो मुस्लिम लीग तो वैसे कुछ विशेष नहीं कर रही है। इधर कांग्रेस जो है उसमें जुलाई 1942 में जो वर्धा में अधिवेशन हुआ है, उसमें महात्मा गांधी जी जो है वो ऐलान करते हैं कि अब हम एक बड़ा आंदोलन करेंगे, अब इन अंग्रेजों को हमें बताना ही पड़ेगा। और बड़ा आंदोलन है जिसका नाम क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन। 1942 में इसको शुरू किया जाता है। तो इसी के साथ में आपका जो क्रिप्स मिशन है वो कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ेंगे, और अगर भारत छोड़ो आंदोलन से टाइम रहा तो कुछ चीजें अपन एक्स्ट्रा और देख लेंगे। अब कल की या परसों की क्लास का है ना, एक शॉर्ट रिवीजन देख लो, शॉर्ट रिवीजन देखो, क्योंकि पूरा जो तुमने पढ़ा है ना उसको एक बार 5 मिनट के लिए रिवाइज कर लोगे ना तो तुम्हारे लिए इजी रहेगा, क्योंकि मैं बार बार पढ़ूंगी तो मुझे याद हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा। अब देखो, सबसे पहले मैंने कल उस दिन क्या पढ़ाया था? 1939 के अंदर आपकी जो त्रिपुरा में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है, उसमें सुभाष चंद्र बोस जीतने के बावजूद भी अपना त्याग पत्र देकर आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी यहाँ सुभाष चंद्र बोस के विचारों से खुश नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में तो खुद महात्मा गांधी लेकर आते हैं, अध्यक्षता करवाते हैं। ठीक है, और जब उन्हें पता चलता है कि भाई इसकी सोच अलग है, तो महात्मा गांधी अगले साल पलट जाते हैं
और अगले साल वो सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ खड़े होते हैं, खुद नहीं खड़े होते, पट्टाभी सीतारमैया को खड़ा कर देते हैं। अब पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं, सुभाष चंद्र बोस जीत जाते हैं। जीतने के बाद में भी जब कांग्रेस में जाते हैं, भी देखो नेता जो है ना वो तब काम कर पाता है जब सामने बैठे लोग उसके साथ में खड़े हो। मैं मान लो मैं लीडर हूं तो मैं कुछ भी तब कर पाऊंगी ना जब तुम मेरे साथ खड़े हो। सब लोग, अगर तुम लोग मेरे साथ खड़े नहीं हो, तुम ही मेरा विरोध करोगे ना, तो फिर मैं कुछ नहीं कर सकती। इससे बढ़िया मैं मेरे पद से त्यागपत्र दे दूं। ये सिंपल सी बात समझो भाई। यूं मान के चलो, नेता है ना जबरदस्ती नहीं बनता है, तुम लोगों के सपोर्ट से बनता है कोई भी व्यक्ति। अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे ना, तो जैसे सुभाष चंद्र बोस को जो कांग्रेस के व्यक्ति थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि सबको पता था कि महात्मा गांधी इसको पसंद ही नहीं करते। तो क्या किया उन्होंने क्या किया, सिंपल सी बात कहकर चले गए कि जब महात्मा गांधी जितने बड़े महान व्यक्ति हैं वो मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं, ठीक है, वो मेरे से ना खुश है, तो मैं इस पद पर रहने लायक नहीं हूं, और अपना त्यागपत्र देकर वहां से वो चले जाते हैं। अब जाने के बाद में कुछ समय बाद में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। ये लगभग घटना होती है आपके अप्रैल मई के आसपास की। ये तो आपकी होती है लगभग मई में आसपास, अप्रैल में वो त्यागपत्र दे देते हैं। सितंबर 1939 में आपका दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो जाता है, और दूसरे विश्व युद्ध में ब्रिटेन हो जाती है शामिल। अब ब्रिटेन शामिल होने के बाद अक्टूबर 1939 में भारत की सेना, जो भारत में जो सेना है ना, भारत में जो सेना है अंग्रेजों की, भारत में जो सेना है उसे भी दूसरे विश्व युद्ध में भेज दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? दूसरे विश्व युद्ध में भेज दिया जाता है। दूसरे विश्व युद्ध में भेज दिया। अब भारतीय सेना, जो भारत में जो सेना थी जिसमें भारतीय लोग भी थे, उस भारतीय सेना को बिना भारतीयों से पूछे, बिना भारतीयों का मतलब बिना कांग्रेस से पूछे उन्हें अगर युद्ध में भेज देते हैं, तो कांग्रेस यहाँ जो है उसे ये मंजूर नहीं है। कांग्रेस ने कहा, अंग्रेजों ने इस बार बहुत बड़ी गलती कर ली। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को यहाँ 1937 के प्रांतीय चुनाव में 8 प्रांतों में उन्होंने सरकार बनाई थी, तो बोले हमारा कुछ ना कुछ तो वजूद है। अंग्रेजों ने भारत की जो सेना थी भारत में, उसको दूसरे विश्व युद्ध में लड़ने के लिए भेज दिया, और हमसे एक बार भी नहीं पूछा। ये तो बहुत गलत बात है। तो इस से नाखुश होकर दिसंबर 1939 में कांग्रेस ने दे दिया त्यागपत्र। कांग्रेस के जितने भी व्यक्ति जो सरकार के जो चुनाव जिन्होंने जीते थे ना, उन्होंने इस्तीफे दे दिए, त्यागपत्र दे दिए ना। उसी दिन मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया। किससे मुक्ति दिवस मनाया? कांग्रेस से मुक्ति दिवस मनाया। किससे? कांग्रेस से मुक्ति दिवस मनाया कि कांग्रेस से पीछा छुटा, अब हम हमारा आराम से काम करेंगे। तो ये घटना थी दिसंबर के आसपास की। अब ये घटना होने के बाद में लगभग मार्च 1940 में आपके मार्च 1940 में रामगढ़ में कांग्रेस अधिवेशन होता है। रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अब्दुल कलाम आजाद उसकी अध्यक्षता करते हैं, याद रखना, अब्दुल कलाम आजाद उसकी अध्यक्षता करते हैं। और इस अधिवेशन में साफ कहा जाता है अंग्रेजों को कि आप भारतीयों की राष्ट्रीय सरकार बनाओ, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाओ, बदले में हम लोग दूसरे विश्व युद्ध में तुम्हारी सहायता करेंगे। साफ खुलेआम कहा। 1940 के इस रामगढ़ के अधिवेशन में, रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन में साफ कहा, ठीक है, कि राष्ट्रीय सरकार, भारतीयों की राष्ट्रीय स्तर पे सरकार बना दो, बदले में हम अंग्रेजों की दूसरे विश्व युद्ध में मदद कर देंगे, इधर वही मार्च में लगभग 28 मार्च के आसपास की बात होगी। मार्च में इधर होता है मुस्लिम लीग का लाहौर में अधिवेशन, और इस लाहौर के इस अधिवेशन में मुस्लिम लीग किसकी मांग करती है? पाकिस्तान की। अब मुस्लिम लीग को पृथक राष्ट्र चाहिए, यहां वो किसकी मांग कर लेते हैं? पृथक राष्ट्र की। तो दो चीजों में डिफरेंस है, एक बात ध्यान रखना। अगर मैं तुमसे पूछूं पूर्ण स्वराज की मांग कब हुई थी? कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग कब की थी और मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग कब की थी? पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने कब की थी और पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने कब की थी? बिल्कुल सही कहा, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस ने कब की है? 1929 में। और पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग ने कब की है? 1940 में। अच्छा,
द्विराष्ट्र का सिद्धांत कब दिया है? ध्यान से सुनना, द्विराष्ट्र का सिद्धांत कब दिया गया? तो द्विराष्ट्र का सिद्धांत मुस्लिम लीग ने 1937 के अंदर जो प्रांत के चुनाव हुए थे उसके बाद में दिया था। पृथक राष्ट्र चाहिए, इसकी बात कब सामने आई थी? 1940 में। देखो खुलकर सामने कब आई है? 1940 में, पूरी तरह से। अब चलो, बहुत अच्छे हो तुम सब, होशियार बच्चे हो, सब चीजों के जवाब बहुत अच्छे से दे रहे हो। यहां हमने कह दिया अंग्रेजों की सहायता करेंगे, सरकार बना दो, इधर पाकिस्तान दे दो, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। दोनों की बात ही नहीं मानी, दोनों की बात नहीं मानी, और हमारा टाइम खराब करने के लिए या फिर हमें बहलाने फुसलाने के लिए अगस्त में आता है अगस्त प्रस्ताव, और अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान मैंने आपको बता दिए जो कि हमें स्वीकार नहीं थे और हमने वापस लौटा दिए। ठीक है, और अगस्त प्रस्ताव के बाद में अक्टूबर 1940 में हम लोग शुरू करते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह। क्या करते हैं? व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू करते हैं, जो लगभग अगर देखा जाए तो 1940 से लेकर लगभग 41-42 तक चलता है ये। ठीक है, क्योंकि कोई भी आंदोलन, कोई भी सत्याग्रह, कोई एक फिक्स टाइम पर बंद तब होता है जब उसका लीडर उसकी घोषणा कर दे। महात्मा गांधी ने कभी भी व्यक्तिगत सत्याग्रह वापस लेने की कोई घोषणा नहीं करी है, वो धीरे धीरे अपने आप ही खत्म हो गया था। तो लगभग 40 से लेकर 41-42 तक ये चलता है, और उसके बाद में जैसे ही जापान इधर बढ़ रहा है भारत की ओर, तो हम लोगों को फिर बेवकूफ बनाने के लिए अंग्रेज जो है वो मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भेजते हैं। ठीक है, हमें बेवकूफ बनाने के लिए फिर क्रिप्स मिशन भेजते हैं, और क्रिप्स मिशन भी हमें मंजूर नहीं होता, हम वापस लौटा देते हैं, और इसी के विरोध में हम भारत छोड़ो आंदोलन करेंगे। क्रिप्स मिशन का विरोध करने के लिए हम लोग अब एक बहुत बड़ा आंदोलन करने की प्लानिंग कर रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अंदर। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन हम लोग कल पढ़ेंगे। आज की हमारी क्लास है वो कंप्लीट होती है। ये कल की और आज की क्लास का पूरा समराइज है। ठीक है ना, आज की और कल की क्लास का पूरा समराइज मैटर है जो कि मैंने बता दिया तुम लोगों को।